पीछे तक सभी को? पीछे तक आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो 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 हेलो। ठीक है बेटा, आ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है, अभी आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए विगत जितने भी यूपी के अंदर एग्जाम पेपर हुए हैं उन सब के पेपरों के सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहे हैं। तो 2001 का पेपर का सॉल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट हम लेकर आए हैं। इनके प्रश्नों को हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जोड़ना है, कैसे तोड़ना है, क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है, कैसे प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कर किया जा सकता है, उसी पे हम आज भी चर्चाएं करेंगे। अपने समय को बर्बाद ना करते हुए हम प्रश्नों को कितने आसान तरीके से हल करेंगे वो आप भी सीखेंगे और हम भी आपको बताएंगे। देखिए, निम्न सारणिक का मान दिया हुआ है। अगर मैं x का मान 0 ले लूं तो ये 2 है और ये 2 है, दो वैल्यू सेम आ रही है। तो एक तो आप x बराबर 0 पर चेक कर सकते हो, या फिर x का मान आप 0 ना लेना चाहो तो 1 ले लीजिए। 1 पर ये 3 होता है, -2, ये 2, नन ऑफ दीज। अगर इन तीनों में से आ जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। तो x बराबर 1 पर हम चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 2, 3 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 6 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 11 एंड 15। इस डिटरमिनेंट को खोल लीजिए आप। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, खोलिए बेटा सभी। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी वो आपको बतानी है। बताइए बेटा, आवाज देख लो बेटा एक बार, सभी को आ रही है ना? आवाज का इशू रहता है डेली की वीडियो में। हेलो हेलो, ठीक है अभी आ रही है। तो देखिए बेटा, 2, 15 छिक्की 90, 11 9 99, 90 माइनस 99 माइनस का 9 माइनस का 3, 15 चौका 60, 9 8 72 माइनस के 12 और प्लस के 5, 44 माइनस 48 माइनस के 4, ये हो गया माइनस के 18 और ये माइनस के 20, माइनस के 18 और माइनस के 20 माइनस के 38 और माइनस माइनस प्लस 12 3 36, माइनस 38 और प्लस के 36 माइनस के 2 और माइनस का 2 इससे तो आएगा ना, नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा ना। -2 ऑप्शन नंबर 1 में तो 2 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। x बराबर 0 भी रखते तो -2 आता तो ये वैसे ही हट जाते दोनों ऑप्शन, ये 2 2 दे रहे थे, बट फिर भी कोई अन्य आंसर आ जाता तो उस केस की वजह से हमने यहाँ 1 लिया था, क्योंकि ये 3 देता, ये 2 देता, ये -2 दे रहा और ये नन ऑफ दीज है। इन तीनों में से कोई ना आता तो नन ऑफ दीज लगा देते। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट सॉल्व आपने कर लिया। 9 अंकों की एक संख्या में कुल 9 अंकों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो 9 अंकों का प्रयोग करना है आपको। एक 9 अंकों की संख्या बनानी है और 9 अंकों की संख्या में आपको पता ही 9 ही अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि अंक कितने होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंक होते हैं आपके पास 0 से लगा के 9 तक। तो 1 से 9 तो 9 अंक ये हो गए, एक 0 हो गया 10। अब चूंकि पहले स्थान को भर रहे हो आप, पहले स्थान पर कभी भी 0 आता नहीं, तो पहले स्थान की जो चॉइस है वो कितनी है, 9 है। कितनी चॉइस है, 9। पहले स्थान को 9 प्रकार से भरा जा सकता है। दूसरे स्थान को भरिए। अब चूंकि इनमें से एक अंक भर चुका है तो अब हमारे पास ये बचे 8 अंक और एक 0 है, तो टोटल हो गए 9 अंक। तो फिर दूसरे स्थान को भरने का तरीका 9 है, तीसरे को भरने का तरीका 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 तरीके से भर सकते हैं। यानी कि ये तो हो गया आपका 9 इंटू फैक्टोरियल 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जामिनर अंक लिख के देता 1 से लगा के 9 तक तो हम फैक्टोरियल 9 तक लगा देते,
लेकिन उसने कहा 9 अंकों का उपयोग करना है और 9 अंकों की संख्या बनानी है, जबकि हमारे पास अंक होते हैं 0 से लगा के 9 तक, टोटल 10। तो 9 इंटू फैक्टोरियल 9 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, आपने बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। और आपको पता होना चाहिए जीवन में सफलताएं पाने के लिए आपके माइंड का संतुलित होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और माइंड के संतुलन के लिए आवश्यक है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आपका माइंड इतनी गति से काम करे कि प्रश्न को देखे और आपका टारगेट केवल उसके सॉल्यूशन पर हो। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ। अब देखो ये समीकरण दे रखा है, इसका हल पूछा है, तो ऑप्शन से करेंगे इस प्रश्न को। क्या करेंगे? वाई ऑप्शन से। तो वाई ऑप्शन से पहला समीकरण उठा लिया आपने, तो पहले समीकरण में हमने वैल्यू रखी x का मान -1, तो ये हो गया -3, x का मान 2, तो ये हो गया -4, और x का मान 3, 3 3 9, 9 में से 7 गए तो आ गया 2, और 2 का जो मान है वो 8 के बराबर होता नहीं, तो पहला तो इसका हल होगा नहीं। दूसरा समीकरण ये था, x का मान रखा 1, तो हो गया 3, 3 हो गया। इसका मान रखा 2, तो ये हो गया -4, इसका मान रखा -3, तो ये हो गया -9, 9 और 4 13, 13 में से 3 गए तो -10, और -10 का मान 8 के बराबर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड की चर्चा कर लूं मैं तो एक ही समीकरण को संतुष्ट करा रहा हूं। x का मान 1 रखा तो हो गया 3, y का मान 2 रखा तो हो गया -4, और z का मान 3 रखा तो हो गया 9, 9 और 3 12, 12 में से 4 गए क्या आ गया 8, तो ये हो गया आपका संतुष्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, और फोर्थ भी संतुष्ट नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा इस प्रश्न को आपने बहुत ही आसान तरीके से कर लिया, ना तो डिटरमिनेंट वाली फॉर्म लगाई और ना आपने रैंक मेथड लगाया। बिना रैंक मेथड, बिना डिटरमिनेंट की फॉर्मेट के ही आपने इस प्रश्न को आसान तरीके से क्या कर दिया? हल कर दिया है। आसान तरीके से क्या कर दिया आपने? इस प्रश्न को हल कर दिया। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ेंगे। एक वृत्त दे रखा, वाई अक्ष पर अंतःखंड काटता है। एक तो कुछ बच्चे सूत्र याद रखते हैं, लेकिन हम सूत्र याद नहीं रखेंगे। ये वाई अक्ष पे काट रहा है बेटा, वाई अक्ष पे अंतःखंड काट रहा है इन दो बिंदुओं पर, और आप जानते हो इस अंतःखंड की लंबाई आपसे पूछी है। और वाई अक्ष पर x बराबर 0, x का मान 0 ले लीजिए, और y की वैल्यू जो निकलेंगे उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। वाई अक्ष पर x बराबर 0, तो 0 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये बचेगा वाई स्क्वायर -7y प्लस के 12 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। अब देखो इसके गुणनखंड करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो y -3 और y -4 बराबर 0, तो y का मान आ गया एक तो 3 और एक आ गया 4, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है 0 3 एंड 0 4। डिफरेंस बताओ कितना आया? अंतर कितना आया? अंतर आ गया 4 -3, सीधा सा है, कितना आ गया 1, तो अंतःखंड की जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 1। तो इस प्रश्न में जो अंतःखंड की जो लंबाई है वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसी प्रकार एक्स अक्ष पे पूछता तो एक्स के लिए भी हम निकाल सकते थे। ये प्रश्न आपका हो गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ले लीजिए भाई। हम प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं बेटा, और ऐसे ही सभी को सॉल्व करना है। जीवन में अपार सफलताएं चाहिए तो प्रश्न को ऐसे तोड़ो जिससे कि आप सोच भी ना सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर बेस्ट अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर धमाकेदार एंट्री के साथ। एक व्यक्ति एक ताश की गड्डी में से एक पत्ती खींचता है, एक पत्ता खींच रहा है बेटा। एक व्यक्ति है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचता है और पुनः उसे उस गड्डी में डाल देता है। यह क्रिया तब तक करता है जब तक कि उसे हुक्म की पत्ती ना मिल जाए, हुक्म की पत्ती ना मिल जाए। यदि वह पहली 2 बार हुक्म की पत्ती पाने में असफल हुआ है तो हुक्म के जो पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं और 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, तो यानी कि 39 पत्ते जो हैं बिना हुक्म के होंगे। तो 2 बार असफल हुआ है, यानी कि 39/52 पहली बार असफलता,
दूसरी बार भी असफलता हुई है, यानी कि 39/52 दूसरी बार भी असफलता हुई है। लेकिन उसने कहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीसरी बार हुक्म की पत्ती हो, तो तीसरी बार वो सफल हुआ है तो आएगा 13/52। 13/52 तीसरी बार में सफल हो गया तो 13/52। तो 13 × 39, 13 × 54, 3/4, ये भी आ गया 3/4। और 13 × 39, 13 × 54, 13 कम 13 और 13 चौक 52। ठीक है बेटा। और ये हो गया 3 × 9 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 9/64 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 9/64। 9/64। प्रश्न बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। प्रश्न आपका बड़ा दिया हुआ था लेकिन इसका जो सॉल्यूशन था वो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट फोर बेस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। नेक्स्ट फोर बेस्ट, नेक्स्ट फोर बेस्ट। निम्न में से ये किस अंतराल में होगा? चाहे तो आप वैल्यू रख के देख लीजिए, चाहे कर लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, ये बनाना ही है। तो आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। दो कॉमन निकाल दिया और ये ग्रेटर देन इक्वल 0। इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल। इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -1 और 2 आ जाएगा नीचे। तो इसकी जो वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी हो जाएगी और एक ही आंसर में -1/2 से बड़ा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये भी आपका होगा नहीं। एक ही ऑप्शन में -1/2 से बड़ा आ रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगा देंगे। लेस देन वाली कंडीशन को हम देखेंगे भी नहीं। तो ए बी बी सी सी ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल -1/2 हो जाती है। तो इस केस में इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ 1/2 है, यहाँ -1/2, यहाँ -1 है और यहाँ -1 है, तो -1/2 से ग्रेटर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर बेस्ट। इसके प्रसार में x⁻7 और x⁻8 के गुणांक समान हैं। वैसे देखना चाहो तो देख सकते हो 8 × 7 होता है, 8 × 7 56, 56 और 56 में से एक कम कर दो तो 55 इसका आंसर आएगा। कितना आना चाहिए? 55 इसका आंसर आना चाहिए। 8 × 7 56 -1 तो 55, क्योंकि दोनों नजदीक हैं, अगल बगल वाले पॉइंट हैं। फिर भी देखना चाहो तो आप लिख सकते हो x⁻7 का गुणांक और x⁻8 का गुणांक समान है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा? n x का 7 चाहिए ना, तो nc7 2n-7 और xy3 7। ठीक है, क्योंकि x⁻7 का गुणांक आएगा यहाँ से, तो यहाँ से x हटा देंगे क्योंकि गुणांक को समान करना है। और दूसरे में क्या आएगा? nc8 2n-8 और xy3 8। अब x को तो हटाना ही पड़ेगा, गुणांक समान है। तो देखो ये n-7 है, ये n-8 है, यानी ये एक ज्यादा है तो यहाँ तो 2 बच जाएगा। और ये 1/3 है और ये 7 है तो 1/3 यहाँ बच जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास कितना? nc7 × में 2 और ये बचेगा 1/3 nc8। ठीक है, 3 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 6 nc7 और ये nc8। अब चाहे तो यहाँ से वैल्यू रख के देख लीजिए, ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो जैसे कि 55 ही रख के देख देते हैं हम। 6 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 55, फैक्टोरियल 55 - 7, 55 में से 7 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 48, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 55, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 55 में से 8 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 47 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8। ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, 55
55 से 55 कैंसिल हो गया, 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा 6 और बटे 48 और राइट साइड में बचा 1/8, 1/8 और ये 6 8 48 होते हैं, तो 1/8 बराबर 1/8 आ गया, यही संतुष्ट हो रहा, 1/8 इक्वल टू 1/8, तो 55 इज द करेक्ट आंसर। इससे एक कम कर दो, 8 7 56 माइनस का 1, तो 1 कम कर दो तो सीधा 55 इसका आंसर आ जाता। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाई ऑप्शन कर लो चाहे बाई मेथड कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। जैसे जैसे बाइनोमियल इनको पढ़ते हो तो इनकी भी काफ़ी ट्रिक बन जाती हैं, जैसे चाहो वैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय बहुत कीमती है, जितना समय का सदुपयोग करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके प्रसार में विषम घातों के गुणांकों का योग, सूत्र होता है इसका 2 की पावर n-1, ये होता है विषम घातों के गुणांकों का योग। तो यहाँ 50 दे रखा है, 2 की पावर 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 49, 2 की पावर 49, ये हो जाएगा। हाउएवर फिर भी अगर आप इसका प्रूफ करना चाहो तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पावर 50 दे रखी है, 50 के स्थान पर मैं 2 ले लेता, 1 प्लस एक्स की पावर 2, तो ये होता 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब विषम घात एक ही है, तो विषम घातों का योग कितना होता, विषम घातों का योग, घातों का योग बोलिए बेटा कितना होता, 2 ही आता, कितना आता 2, और n का मान भी कितना लिया है 2, तो इसे लिख सकते थे 2 की पावर 2 माइनस 1, n का मान कितना था 2, यानी 2 की पावर n-1, तो कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 ले लेता 1 प्लस एक्स की घात 3, तो 1331 से खुलता है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का x क्यूब। विषम घात कौन कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, इसका गुणांक आया 3 और 1 4, और यहाँ पावर कितनी है, तो ये आ गया आपके पास योग 4 आ गया, और ये कितना आएगा 3 है ना, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका सूत्र बिल्कुल फिट बैठता है, बाई ऑप्शन भी आप इसका सूत्र बना सकते हो, चाहे वैसे कर सकते थे। 2 की पावर n-1 इसका योग का क्या हो जाएगा सूत्र, जितनी पावर होंगी उसमें से एक पावर कम कर दो, बात खत्म कर दो, इसकी घातों का योग का सूत्र आपका बन जाता है। तो 2 की पावर n-1। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर से धमाकेदार एंट्री के साथ। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना सभी तक, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, आवाज आ रही है ना, आवाज का एक बार देख लो बेटा सभी, हेलो हेलो, ठीक है। देखिए बेटा, बहुभुज में कितनी भुजा होंगी जिसके विकर्णों की संख्या 44 है, तो ये होता है n-3/2, ये विकर्णों की संख्या होती है, और कितना दे रखा 44। अब आपको जैसे पता चल रहा है तो 11 का पहाड़ा जरूर आएगा इसमें, 11 चौक 44, तो आंसर इसका 11 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, n-3 44 दूनी 88, तो यानी कि n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 88 बराबर 0, 11 8 88 होते हैं, तो यानी कि n माइनस के 11, माइनस के ज़्यादा है ना, तो n माइनस 11 और n प्लस 3 बराबर 0, तो n की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, तो n बराबर क्या आ जाएगा 11, क्योंकि 44 बन रहा था तो 11 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है 44 बनाने के लिए, 11 चौक 44 होते हैं। ठीक है बेटा, तो 11 का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है 44 बनाने के लिए, तो इसमें 11 आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान तरीके से आपने इस प्रश्न को क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया है। सफलता पाने के लिए यही रणनीति होनी चाहिए, यही रणनीति होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर से धमाकेदार एंट्री के साथ। अगला, इसमें देखो बेटा ये अनुपात है वो 33 दे रखा है, 33 और नाम से पता चल रहा है 33 किसके पाड़े में आता है 11 के में, और फैक्टोरियल 12 में भी 11 आता है और 11 में 11 आता ही आता है, तो हम इसमें वाई ऑप्शन का उपयोग कर लेंगे। पहले 11 ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 11 आना चाहिए ना अनुपात में,
तो 11 तो तभी खुलेगा जब फैक्टोरियल 11 मिले या फैक्टोरियल 12 मिले। 12 में भी 11 आ जाता है और 11 में 11 आ ही जाता है। तो यानी कि दो ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, या तो 11 या 12। तो पहले मैं 11 रख के देख लेता हूँ, यानी कि 11C6 अनुपात 11-3C3। तो ये कितना आ गया, 11C6 अनुपात 11 में से 3 गए तो 8C3। अब ये निकाल लो बेटा, ये 33/4 आना चाहिए, तो इसे निकालो। 11C5 लिख सकते हो इसे 11C5, या लिख लो फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 से तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आ गया फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 8, ठीक है बेटा। अब फैक्टोरियल 11 को खोलेंगे तो 11 गुणा 10 11 गुणा 10 गुणा 9 और फिर बनेगा फैक्टोरियल 8, ये कट जाएगा। और ये फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4, फिर फैक्टोरियल 3, ये कट ही जाएगा। अब इनको कैंसिल कर लीजिए बेटा, कितना आता है, इन्हें कैंसिल करो बेटा, ये आएगा आपका 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा, ये 2 से 3 बार कटेगा और ये 3 से 3 बार कटेगा। 11 गुणा 3 कितना बना 33 और नीचे कितना बचा 4, 33/4। यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एन में प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन पड़ जाता है, एनसीआर का ही भले सही, क्योंकि बिना अगर हम वैल्यू को रिप्लेस करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान तरीके से हमारे पास उत्तर आ जाता है। ये भी एक टेक्निक होती है कि आंसर को जो दे रखा हो उसको पहचान कर आंसर को लगाना, ये भी एक टेक्निक होती है। वहाँ जैसे कि 44 था तो वहाँ 11 कॉमन, 11 का पढ़ा जाना ही चाहिए। यहाँ 33 दिया तो इसमें भी 11 का पढ़ा तो जाएगा ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10 में तो कभी 11 आ ही नहीं सकता, तो दो तो वैसे गलत हो गए थे। तो यानी कि इसमें 11 आ सकता है और इसमें 11 आ सकता है। तो इस पे चेक करके देखा, अगर इस पे अनुपात नहीं आता तो हम सीधा ही 12 आंसर लगा देते, क्योंकि हमें एक को चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रॉस मेथड या फिर काटने वाला मेथड। इसमें से जो गलत होते हैं उनको काटो, शेष को लिख दो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फॉर वेस्ट समीकरण का हल पूछा है, ये 2 की पावर में दे रखा है, तो 2 की पावर 3 बटे लॉग बेस में 3 इंटू एक्स, और इसे लिखेंगे 1/64। 2 की पावर 3 पे 8 बनता है, 2 की पावर 6 पे 64 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -6। आधार समान है तो हट जाएगा, तो 3 बटे लॉग 3x बराबर आ गया -6। तो इसको इधर भेज दो, 3 दूनी 6, तो -1/2 log 3x की वैल्यू आ गई कितनी, log 3x की वैल्यू आ गई -1/2। अब एंटी लॉग ले लीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 की पावर -1/2 यानी कि 1/√3। तो x का जो मान है वो 1/√3 आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फॉर बेस्ट समीकरण के मूल हैं, तो समीकरण है तो इसे लिख सकते हो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये मोड ऑफ एक्स है ही, और ये -6 है, और ये 20। इसके होंगे 3 दूनी 6, मोड ऑफ एक्स प्लस का 3 मोड ऑफ एक्स माइनस का 2 बराबर 20। एक बार इसको 20 के बराबर ले लो, एक बार इसको 20 के बराबर ले लो। तो देखो इसके फैक्टर करो बेटा, 2 फैक्टर हो गए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20 ले सकते हो, या फिर एक बार इसको बराबर ले लो इसके, एक बार इसको इसके बराबर ले लो बेटा, जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। तो इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें से 2 घट रहा है, तो ये तो कोई मेथड बन नहीं रहा। तो
एक का डिफरेंस आना चाहिए था जो आ नहीं रहा, तो 20 ही लेना पड़ेगा। तो या तो मोड ऑफ x प्लस 3 बराबर आ गया 20, या मोड ऑफ x माइनस 2 बराबर आ गया आपका 20। तो मोड ऑफ x बराबर कितना आ गया बेटा आपका 17, और मोड ऑफ x बराबर कितना आ गया आपके पास 22। तो x बराबर कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 17, और x बराबर कितना आ गया यहाँ से प्लस माइनस 22। ठीक है, अब जब ये आ जाते हैं तो एक और केवल एक वास्तविक संख्या, वास्तविक और योग एक, इनका योग निकालो, प्लस माइनस 17 कट जाएंगे, प्लस माइनस 22 कट जाएंगे, तो योग एक तो आएगा ना। वास्तविक और योग शून्य, तो इनका जो योग है वो शून्य आ जाएगा, क्योंकि 17 में माइनस 17 को जोड़ेंगे 0, और 22 में माइनस 22 को जोड़ेंगे 0। तो इस 14वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे के प्रश्न की ओर मूव करें। तो 14वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, log 2 7 सबको पता अपर में संख्या होती है, अपर में संख्या होती है, फिर भी देखना चाहो तो इसे पर में मान लीजिए। log 2 7 तो इसे लिखेंगे पी वाई क्यू के रूप में। तो ये बेस है, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा 2 की पावर p बटे q। अब q को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 7 की पावर q बराबर 2 की पावर p। अब ये दोनों अभाज्य संख्या हैं अलग अलग, तो ये वैल्यू समान हो सकती है क्या? संभव नहीं है, संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो जो आपने पर में माना है ये क्या माना है, फिर आपने गलत माना है। क्या माना है आपने? गलत माना है, अर्थात रॉन्ग है। रॉन्ग है तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या एक अपरमेय संख्या है। अगर परमेय मान के चलो तो ये क्या निकलता है? स्टेटमेंट गलत निकलता है। तो ये कैसी संख्या? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फॉर बेस्ट। इस श्रेणी का फिर से एक और लॉग का प्रश्न, इस श्रेणी का योग पूछा है। अब आपको पता हो लॉग n की पावर m हो, n की पावर क्या हो बेटा? m हो, n की पावर m हो और यहाँ कोई भी a लगा हुआ हो, तो जो पावर होती है वो बटे में आ जाती है 1/m log, और यहाँ बचेगा na। ठीक है बेटा, अब ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, और 16 जो है वो 2 की पावर 4 है। तो ये जो घात है ना 2 3 4 एक बट्टे में बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। बेस अब आपका 2 है और आधार भी 2 है, ये दोनों सेम हो गए 2 2। इसका बाहर आ जाएगा 1/3 log 2 2, और इसका हो जाएगा 1/4 log 2 2। इस प्रकार log 2 2 का मान 1 हो जाएगा, दोनों सेम है, आधार भी और वो भी। तो ये बचा अब आपके पास 1/2 माइनस 1/3 प्लस का 1/4 और माइनस डॉट 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 डॉट। अब इसका आंसर पूछा है, और आपको पता है ये जो वैल्यू होती है वो log 2 में आती है, log 3 में तो होती ही नहीं। तो log 2 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और सबसे पहले log 2 निकालने के लिए log 1 प्लस एक्स का पता होना चाहिए। log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फिर माइनस डॉट 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 डॉट। log 2 निकालना है तो x का मान 1 रख दीजिए, ये हो गया 2। x की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा? 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब इसको प्लस बनाना है तो इसको माइनस कर दो, और ये पूरे में माइनस का गुणा करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 माइनस log बेस ई 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1/2 आ गया था ना, तो 1/2 से ही आप पहचान सकते हैं कि ऊपर सबका x का मान 1 बन रहा, log 1 प्लस एक्स में x का मान 1 बन रहा है, और x का मान 1 बन रहा है तो log 1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा? log 2 बन जाएगा। तो आपका जो उत्तर है वो log 2 में ही होना चाहिए था। तो इस श्रेणी का जो जोड़ है 1 माइनस log बेस ई 2 हो जाएगा। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट, सभी ने ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।
जिससे अगले प्रश्न की ओर हम मूव करेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। समीकरण के मूल m अनुपात n के अनुपात में है, तो वैसे हम क्यों उलझना चाहें तो समीकरण मान सकते हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। a का मान हो गया 1, v का मान हो गया 5 और c का मान कितना हो गया 6। abc के मान पता चल गया। मूल क्या आएंगे, 3 दूनी 6, तो अल्फा बराबर आ गया -2, बीटा बराबर आ गया -3। ठीक है, अनुपात निकाल दो, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा निकाल लो, यानी अनुपात निकाल दो। इनका अनुपात जो है वो m अनुपात n दे रखा है, तो -2 बटे -3, ये कट जाएगा, तो m बराबर आ गया 2 और n बराबर आ गया बेटा कितना 3। ठीक है, अब इन वैल्यूज को ऑप्शन में रख के देख लो, जो संतुष्ट कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो mn a स्क्वायर यानी कि 3 दूनी 6, तो ये 6 ही बच गया, और m प्लस n 3 और 2 5, और c स्क्वायर यानी 36, 36 गुणा 5 होगा, और ये 6, ये दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है बेटा, देखो mn b स्क्वायर, mn हो गया कितना 3 दूनी 6 और b स्क्वायर होगा 25, 25 गुणा 6 होता है 150, और m प्लस n करो, ये कितना हो गया 5 5, और ac करो 6, 5 छंगा 30, 30 क्या 150 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी भी कैसा है, सॉरी वी भी कैसा है, गलत है। अब mn b स्क्वायर निकालो, 3 दूनी 6 और b स्क्वायर 25, 25 छिक्की 150, और m प्लस n कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और ac कितना बन रहा है 6, और 25 गुणा 6 कितना होता है 150, 150 बराबर 150, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमने इस प्रश्न को किससे निकाल दिया बेटा, ऑप्शन के द्वारा आसान तरीके से हल कर दिया। आपने इस प्रश्न को भी ऑप्शन के द्वारा आसान तरीके से क्या कर दिया बेटा, हल कर दिया। क्या कर दिया, इसको भी आसान तरीके से आपने इस प्रश्न को भी क्या कर दिया बेटा, हल कर दिया। आवाज सभी तक आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, यदि 2 और 3 समीकरण के मूल हैं तो वहां निकालने मत बैठ जाना, तो वहां भी आपको चतुराई का ही प्रॉपर रूप से उपयोग करना पड़ता है। चतुराई का ही प्रॉपर रूप से क्या करना पड़ता है बेटा, उपयोग करना पड़ता है। चतुराई का ही प्रॉपर रूप से उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर n का मान पूछा है, इसमें किसका मान पूछा है, n का, तो 2 का तो भाग चला ही जाना चाहिए, तो n/2 निकलेगा। तो जो मूल होते हैं उनमें भाग जाना चाहिए, तो यहाँ से n/2 निकाल लो। तो n का मान अगर मैं 30 लूं तो n/2 होगा 15, और 15 में 2 का भाग भी चला जाता है और 3 का भी चला जाता है। सही बात है, यहाँ माइनस का 15, इसमें भी 2 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम इसमें रख देते हैं x बराबर 2, 8 दूनी 16, 4 m, 13 दूनी 26 प्लस के n बराबर 0। ये हो गया 4m प्लस के n, ये बचे बराबर में 10, यानी कि m का 4 गुना n में जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो m का 4 गुना, जैसे कि ये है 5 चौका 20 माइनस के 20 और 30 में जोड़ेंगे 10, आंसर हो गया b। और यहाँ देखो माइनस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 30, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 30 70, ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वाई ऑप्शन। केवल एक समीकरण बना लिया, और एक समीकरण बनाने के बाद आपने इसका क्या लगा दिया, उत्तर लगा दिया, और इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया बेटा, बढ़े अगले प्रश्न की ओर, कीजिए इसी प्रकार से। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, 9 पदों का योग पूछा, या तो जीपी होगी या एपी होगी।
1/3 में से अगर 1/2 को घटाओ, 2 माइनस 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/6, और 1/6 में से 1/3 को घटाओ, ये आएगा 6 लघुत्तम, और 6 लघुत्तम तो 1 माइनस 2, तो माइनस के 1/6 ही आ रहा है। तो ये हो गया आपका डी। क्या हो गया बेटा? ये डी। समांतर श्रेणी हो गई। 9 पदों का योग पूछा है तो S9 निकालना है। NY2 2a, a कितना है? 1/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 9 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 1/6। सॉल्व करो बेटा, कितना आता है? 9/2, ये बचा आपका 1, 9 में से 1 गया तो 8, तो ये हो गया माइनस के 8/6। 8/6 यानी कि ये हो गया 9/2, 1 माइनस 4/3, 4/3, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1/3, 9/2 और माइनस का 1/3, और 3 तिया 9, 3 बार कटा और नीचे आ गया 2, तो माइनस का 1.5 यानी कि माइनस के 3/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न था, ये भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। बस माइंड का काम करना जरूरी होता है, क्योंकि 1/3 में अगर 1/2 का भाग देते आप तो 2/3 आता, और 1/6 में इसका भाग देते तो अलग वैल्यू आती, 1/2 आती। ठीक है, तो यानी कि जीपी में तो था नहीं, और जीपी में था नहीं, ना ही एचपी में है। एचपी के लिए उनका उल्टा समांतर बनना चाहिए, 2 के बाद 3 आ रहा और 3 के बाद 6, तो समांतर है नहीं। ये खुद समांतर में दे रखी थी, तो ना ये एचपी में ना जीपी में, तो इस कारण इसका जो उत्तर है वो आ गया ऑप्शन नंबर डी। एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एबीसी गुणोत्तर दे रखा है तो माइंड में आ जाना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी लेनी है। ठीक है, और ये 10 आधार दे रखा है, 10 आधार, तो आधार 10 में ही ले लो बेटा गुणोत्तर श्रेणी। तो ए को मान ले लो 10, बी को मान ले लो 100, क्योंकि 10 में ही ले लियो, और आ को ले लियो 1000। ए को मान ले लियो, ए बी का मान ले लिया, और ये सी का मान ले लिया। 10, 100 और 1000, 100 में 10 को भाग देंगे 10 आएगा, और 1000 में 100 को भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा आपका? निकल के 10 ही आएगा। तो कैसी श्रेणी है बेटा? ये जो श्रेणी है वो आपकी कैसी है? गुणोत्तर है। तो उसने पूछा ये किस में आएंगे, तो मैंने कहा है 10 10 हो गया तो ये 1 बन गया, ये वाला, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 1/2, और log 10 10 हो जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। ये 10 की घात 3, तो घात कहाँ आ जाएगी? 1/3। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी का उल्टा है। 1 2 3, 1 2 3 का क्या है बेटा? ये उल्टा है। और जब समांतर श्रेणी का जो उल्टा आता है, अगर ये समांतर श्रेणी का क्या है बेटा? उल्टा है, तो ये श्रेणी जो किस में है बताओ? एचपी में है। किस में है? एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो श्रेणी है वो कैसी हो जाएगी? हरात्मक हो जाएगी, क्योंकि बेस ये 10 पे पूछा था लॉग का मान, तो मैंने गुणोत्तर भी 10 के फॉर्मेट में ही बना ली। ये पावर बनती चली गई, तो घात आगे आती चली जाएंगी, और घात आगे आती चली जाएंगी, इसी से आपको पता चल जाएगा कैसी श्रेणी है? हरात्मक श्रेणी है। तो देखा आपने किस प्रकार से ऑप्शन से प्रश्न को निकाला जाता है। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। यदि एच पी और क्यू का हरात्मक माध्य है तो हरात्मक श्रेणी ले लीजिए। तो जैसे कि एपी तो हो गई आपकी क्या? 1 2 3, 1 2 3, तो एचपी क्या हो जाएगी? एचपी इसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगी बोलो? 1 1/2 और 1/3। ये हरात्मक माध्य होता है बीच का। एच पी और क्यू का हरात्मक माध्य है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आपका एच हो गया। ठीक है, तो हमसे एच अपॉन पी का मान पूछा है, एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू का मान। एच कितना है बेटा? एच है 1/2, और पी कितना है? 1। एच कितना है? 1/2, और क्यू कितना है? 1/3। ये आ गया 1/2, और ये हो जाएगा 3/2। ये पता है 3/2 मतलब 1.5 और आधा 2 होते हैं पूरा, और 2 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पता है कि जो माध्य मिलता है वो बीच में मिले भैया, सेंटर पॉइंट में मिलेगा।
1 और 1/3 को हरात्मक माध्य आवगो 1/2। तो ये मान लियो H, ये मान लिया P, ये मान लिया Q। वैल्यू रख दे, आंसर आ गया 2। 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 इसी प्रकार से प्रश्न करने हैं आप सभी को, इसी प्रकार से प्रश्न करने हैं आप सभी को। कि और कोई करेगा? नहीं। कौन करेगा? आप ही करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे स्पीड के साथ में, स्पीड के साथ में। अब यार प्रश्न में तो करूंगा, इकाई के घनमूल है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका जो मान होता है वो क्या होता है बेटा? 0। और 0 को गुणा किसी संख्या से करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो प्रश्न नंबर 22 यानी 22 का जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा आपका? 0 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, नेक्स्ट फॉर बेस्ट। ये देखो अच्छा प्रश्न है। मापांक ऑफ W बराबर 1 दे रखा है, तो इसका मापांक ले लीजिए 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा का मापांक ले लेना 1। आयोटा कॉमन निकाल दो, माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा कॉमन निकालेंगे तो जेड माइनस 1 अपॉन आयोटा, और ये जेड माइनस आयोटा ही रहने दो, और इसका मापांक लेना है। ठीक है, तो आयोटा का मापांक तो 1 ही हो जाएगा। आयोटा का मापांक कितना हो जाता है? 1। और ये बच्चा जेड प्लस आयोटा हो जाएगा, परमीकरण करेंगे इसका, और ये जेड माइनस आयोटा है। आपको रिजल्ट पता हो तो जेड माइनस जेड 1 अपॉन जेड माइनस जेड 2 के बराबर अगर 1 है तो सरल रेखा, सरल रेखा, और के का मान 1 नहीं है तो वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है। तो किसके समीकरण को? वृत्त का समीकरण निरूपित करता है। अब देखो यहां से एक चीज तो आपकी कंफर्म हो गई कि ये जो है बराबर में 1 है, 1 है, तो के का मान जो 1 है तो वो किसके समीकरण को निरूपित करेगा? सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करेगा। ये किसको निरूपित करेगा? सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करेगा। तो ये जो है वृत्त पर तो स्थित है ही ना, ठीक है, तो इस सरल रेखा के समीकरण को निरूपित कर रहा है, तो ये वृत्त पर तो स्थित है ही नहीं। अब दो रिजल्ट बचे हुए हैं, जेड वास्तविक अक्ष पे या जेड काल्पनिक अक्ष पे। तो जेड बराबर अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, जेड काल्पनिक अक्ष पे है, तो काल्पनिक अक्ष पे जैसे जेड बराबर आयोटा ले लूं, तो देखो डब्ल्यू बराबर कितना आएगा? 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और ये आयोटा माइनस आयोटा क्या बन जाएगा? 0। कितना आ गया? अनंत। अनंत की वैल्यू क्या 1 से छोटी है क्या? नहीं, ये किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो अब ऑप्शन नंबर बी और सेटिस्फाई कर लो। ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है वास्तविक अक्ष पर, तो वास्तविक अक्ष पर है तो जेड बराबर 1 ले लीजिए, जेड बराबर 1 ले लीजिए, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा, और ये कितना आ गया? 1 माइनस आयोटा। दोनों कैसे आ गए बेटा? समान आ गए, तो कितना आ गया? 1। तो इसका मापांक कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। डब्ल्यू का मापांक कितना हो गया? 1 आ गया। तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसको भी हमने वाई ऑप्शन ही सॉल्व कर दिया। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। तो जेड माना जेड 1 अपॉन जेड माना जेड 2 बराबर अगर 1 हो तो वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है, पहली चीज। तो ये वृत्त तो सॉरी बराबर 1 हो तो सरल रेखा, और 1 के बराबर ना हो तो वृत्त के समीकरण को। तो वृत्त तो था नहीं, अब बचे ये। तो एक बार काल्पनिक अक्ष का पॉइंट लिया तो W का मापांक 1 से ऊपर जा रहा था, एक बार वास्तविक पॉइंट लिया तो W का मापांक 1 के बराबर आ गया, तो वही आपका उत्तर हो गया। बड़े बेटा नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर धमाकेदार एंट्री के साथ इसी प्रकार के प्रश्नों को लेते हुए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फॉर बेस्ट अगला प्रश्न। अरे ऐसे प्रश्न तो बच्चे सॉल्व करते हैं, क्या आप बच्चे हैं? नहीं, आप होने वाले टीचर हैं, और टीचर बनने के लिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, और आसान प्रश्न माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न को लगभग सभी सही करते हैं। ये 5√3 है, ये हो जाएगा 3 6 दूनी 12 या 3 चौक 12, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 √3 हो गया। 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4,
अंडर रूट 2 और 25 दूनी 50, 5 अंडर रूट 2। अब देखो ये कितना बचा, 3 प्लस अंडर रूट 6, 5 में से 4 गए तो 1 अंडर रूट 3 बचो, और 5 में से 4 गए तो 1 अंडर रूट 2 बचो। परमीकरण कर दो, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, नीचे 3 माइनस 2 1 बच गो, और ऊपर गुणा कर दो बेटा। अंडर रूट 3 का 3 से करेंगे तो 3 रूट 3, अंडर रूट 3 का 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 है। अब अंडर रूट 2 का इससे करेंगे तो माइनस के 3 रूट 2, और अंडर रूट 2 का इससे करेंगे तो 2 बार आ जाएगा और रूट 3 बच जाएगा, इससे ये कैंसिल, और रूट 3 कॉमन आ जाएगा। 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 गए तो कितना बचा, रूट 3 बचा, और रूट 3 किसी ऑप्शन में है क्या, रूट 3 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चतुराई का उपयोग किया करो, अंडर रूट 3 इसमें भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, 3 चौक 12 इसमें भी है, तो सबसे ज्यादा अंडर रूट 3 दे रखा था, तो उत्तर भी हमारा अंडर रूट 3 ही आ गया। सबसे ज्यादा हमारे पास अंडर रूट 3 दे रखा था, तो उत्तर भी आपका क्या आ गया, अंडर रूट 3 ही निकल के आ गया। नेक्स्ट फोर बेस्ट, सदिश ए और बी के बीच का कोण 120 है और उनके परिणाम इतने हैं, तो ए डॉट बी पूछा है, तो ए डॉट बी बराबर होता है मापांक ऑफ ए इंटू मापांक ऑफ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। मापांक ऑफ ए 2 है, ये आपका अंडर रूट 3 है, और एक कॉस 120 है, इसे लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कॉस 90 प्लस 30, और कॉस 90 प्लस 30 होता है माइनस के साइन 30, और माइनस के साइन 30 का मान होता है 1/2, वो भी किस में, माइनस में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट 3 आ जाएगा, और माइनस का अंडर रूट 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। आपने देखा एक एनसीआर वाला क्वेश्चन दे रखा था कि उससे ऊपर 55 वाला था, उन दोनों में 11-11 उत्तर था, अब ये दो लगातार दिए हुए हैं। इस वाले प्रश्न में अंडर माइनस का अंडर रूट 3 आंसर है, उससे पहले में अंडर रूट 3 था, 2 लॉग वाले दे रखे थे, ठीक है, तो इन चीजों को हमें देखना होता है बेटा। नेक्स्ट फोर बेस्ट, देखो बेटा आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए और आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, इन दोनों जो समीकरणों का जो हल होता है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इन समीकरणों का जो हल होता है ना, हल, इन समीकरणों का जो हल होता है, हल वो होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये प्रश्न एग्जाम में काफी पूछा जाता है, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रखो, यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रखो आर का मान, तो बी का बी से तो 0 हो जाएगा, तो वो ए क्रॉस बी बचता है, तो यहाँ से आर वेक्टर बराबर आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो कितना आएगा बेटा, जोड़ो इसका हल। इसमें आई है, इसमें आई नहीं है, तो आई आ गया, इसमें जे है, इसमें भी जे है, जे 1 जे और 2 जे कितने हो गए, 3 जे। इसमें के नहीं है, इसमें के है, तो माइनस का के, तो ये आ गया इसके 1 3 -1। इसका जो सॉल्यूशन होगा 1 3 -1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी ये दो क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखे हो, एक आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए हो और एक आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ए प्लस बी। कितना होता है बेटा, ए प्लस बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे फिर से। समाकलन का मान पूछा है 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है आपके पास कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स के, और नीचे 2 लगा हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस के π/2 से। अब चूंकि ये अंडर रूट है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये देगा मोड ऑफ साइन एक्स। अब देखो माइनस ए से ए लिमिट है और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, दुगना, और ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन एक्स dx। साइन एक्स का
ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स। अब 0 से π/2 हो गया, साइन एक्स का समाकलन करेंगे, साइन एक्स का क्या करेंगे, समाकलन। साइन एक्स का समाकलन करो बेटा, कितना आएगा, और इसका आंसर बताओ कितना आएगा। चलो करो, सभी करेंगे पीछे तक, करो बेटा सभी, सभी बच्चे करेंगे, एक भी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। मोड़ लगा हुआ ध्यान देना बेटा, है ना। कर लिया सभी ने, कितना आंसर आया है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो साइन एक्स का हो जाएगा कितना, माइनस के कॉस एक्स होता है, सबको पता है। लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, कॉस π/2 का मान हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। एक बार सेल चेक कर लेते हैं और सेलों को चेंज कर लेते हैं। अब आ जा हेलो 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 हेलो, आर यू लिसन टू मी? हाँ जी, आवाज आ रही है ना बेटा सभी तक? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर है? तो ये है y बराबर mx प्लस सी, तो यहाँ m का मान कितना है, 3, स्लोप आ गई 3, या के समांतर चाहिए, तो इसकी स्लोप निकालो बेटा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 4x और माइनस का 1, और ये स्लोप है वो कितनी है, 3, तो 4x बराबर हो गया 4, और x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 और x बराबर 1 एक ही में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। x का मान कितना आना चाहिए, 1, तो y का मान निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं जब x का मान आपको पता चल गया, क्योंकि दोनों की ये जो इसकी जो स्पर्श रेखा आएगी वो इसके समांतर है, तो स्लोप तो दोनों की सेम होगी। तो यहाँ से मैंने इसकी स्लोप निकाली dy बाई डी एक्स, वो किसके बराबर कर दी, 3 के, तो x का मान आ गया 1, और एक ही ऑप्शन में उत्तर था। हम पूरा प्रश्न कम से कम करने का प्रयास करते हैं, अगर वहाँ हमारी नज़रों के सामने उत्तर आ जाता है तो भी हमें 4-5 सेकंडों की बचत हो जाती है। नेक्स्ट फॉर बेस्ट, एक वक्र का प्राचलिक समीकरण ये दे रखा है, t बराबर π/4 पर स्पर्शी का x अक्ष से बनाया गया कोण है, जो स्पर्शी है उसका x अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण है, तो स्पर्श रेखा निकालनी है। तो देखो dx ओवर dt निकाल दीजिए, एक बार e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t cos t, और एक बार कर देंगे किसका, cos t का, तो हो जाएगा sin t, e t sin t। अब वो dx ओवर dt का मान अगर आप यहां से निकालोगे π/4 पर, तो ये हो जाएगा e की पावर π/4, और एक cos 45 1/√2 e की पावर π/4, और sin 45 हो जाएगा 1/√2, तो ये हो गया आपके पास 0, dx ओवर dt हो गया 0। जैसे ही 0 हो गया, और आप जानते हो tan थीटा यानी कि स्लोप निकालते हो, और स्लोप होती है आपके पास कितनी बेटा, dy बाई डी एक्स। अब चूंकि ये पैरामीटर t है तो dy में पहले dt का भाग जाता और फिर dx में dt का भाग जाता। अब चूंकि मैंने तो dy बाई dt की वैल्यू तो निकाली भी नहीं, ऊपर कोई भी मान आता और नीचे आपका बन गया 0, तो ये बन जाता अनंत, इन्फिनिटी। और आप जानते हो थीटा का मान इन्फिनिटी कब आता है, tan थीटा का मान जब थीटा बराबर कितने डिग्री हो, 90, साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान कितने गिरे बेटा, 0, तो 1/0 अनंत। डेफिनेटली थीटा बराबर 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो एक्स अक्ष के साथ जो स्पर्शी है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसे ही कहते हैं बेटा इंटेलिजेंसी।
इसी का उपयोग आपको एग्जाम हॉल के अंदर करना पड़ता है। जो उपयोग करना नहीं जानता उसे हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर बेस्ट 30 तक हो गए। अगले प्रश्न की ओर। अब देखो 0/0 का रूप है, 0/0 का रूप है। डीएल हॉस्पिटल रूल के लगा दीजिए। डीएल कहता है ऊपर का अवकलन ऊपर कीजिए 2 cos 2x और नीचे का नीचे कर दीजिए 1 और लिमिट लगा दीजिए क्या, x टेंड्स टू 0। तो ये बचेगा 2 cos 0 का मान होगा 1। तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, 2 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, x बराबर t प्लस 1/t, y बराबर t माइनस 1/t दे रखा है। तो यहाँ से d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से हम सब प्रथम निकालेंगे dx ओवर dt। ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस के 1/t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू निकाल दो। ये हो गया 1, ये हो गया 1/t स्क्वायर। ये कितना हो गया, टी स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले dy बाई dx, dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना आया बेटा, इसमें इसका भाग दे दो। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1। अब d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। तो अब इसके पास t है, इसके पास क्या है बेटा, t। तो पहले हम इसका t के सापेक्ष करेंगे क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है, फिर t का x के सापेक्ष कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट t के पास नहीं जा सकते, तो x के पास नहीं जा सकते। तो पहले हमें इसे t के सापेक्ष करना पड़ेगा, फिर t का x के सापेक्ष कर देंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे इसका पहले t के सापेक्ष, फिर t का कर देंगे x के सापेक्ष। यानी इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा। और जब इसका अवकलन करेंगे u/b की फॉर्मेट में, तो नीचे का वर्ग, तो इसका वर्ग आएगा और एक ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 की घात 3 बन जाएंगी, और 3 बन जाएंगी तो 3 तो ऑप्शन नंबर बी में ही बन रही है। 3 घात जो है वो ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि u/b है ना, तो नीचे का वर्ग आता है, तो यानी कि घात 2 बनी और ये उल्टा हो गया, ये वाला क्या हो गया, उल्टा। तो टी स्क्वायर माइनस 1 एक और आ गया, तो नीचे घात 3 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न को पूरा सॉल्व किए बनाइए, आपने क्या लगा दिया, इसका भी उत्तर लगा दिया। नेक्स्ट फोर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करें। इसे भी मान के कर सकते हो, px एक 3 घात का बहुपद है, तो y स्क्वायर बराबर मान लिया मैंने x3, जहां px बराबर कितना है बेटा, x3 है। कितना है, x3 है। अब इसमें डेरिवेटिव पूछे तो p डैश x कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। p डबल डैश x कितना हो जाएगा, 2 बार अवकलन करूं तो 6x। और p ट्रिपल डैश x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे प्रश्न के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको निकालेंगे बेटा यहाँ पर, तो डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, वाई क्यू का मान कितना, वाई क्यू को वाई क्यू रहने दो, या y बराबर कितना आ गया, x की पावर 3/2। तो यह आ गया x की पावर 3/2। और d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल दो। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालो, nx n-1। तो ये बचा 1/2। एक बार और कर लो, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो फिर घात आगे आ जाएगी 3/4 x की घात माइनस के 1/2 nx n-1। तो ये आ गया 3/4 और x की घात माइनस के 1/2। ये हट जाएगा, 3/4 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणा 3/4 डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, आधा घटा दो तो कितना बचेगा, x बचेगा।
आधा घटाते ये कितना बचा बेटा, x बचा, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आ जाएगा 1, और ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा 3/2। ये कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 आपका आ जाएगा। अब देख लो किससे 3/2 आपका निकल के आता है, px इंटू पी डबल डैश एक्स। px तो था आपके पास x क्यू, ये गलती कर दी क्या मैंने कहीं, वाई क्यू रखना था, वाई क्यू, सॉरी वाई क्यू करना था ना, तो वाई क्यू 9/2 आएगा बेटा, 9/2, और 9/2 में थे 1/2 गए तो 8/2, यानी x की घात 4 आ गई। ठीक है, x की घात आ गई 4, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 4 आ गई, और x की घात 4 आ गई, ये y था nx n-1, और एक बार और अवकलन करेंगे ना इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, nx n-1, 3/4 x की घात -1/2, 3/4 आ गया बाहर, 2 पहले से लगा हुआ था, ठीक है, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3x², 2 गुणा 3/4 गुणा 4 और x3, 4 से 4 कैंसिल, तो 6x3 आ गया, 6x3, हाँ थोड़ा सा हो गया। अब 6x3 किससे आ सकता है, देखो p डबल डैश x में p डैश x को जोड़ो, p डबल डैश x में p डैश x को जोड़ेंगे तो 6x और 3x², तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो आपका उत्तर होगा ही नहीं। p डबल डैश x में p डबल डैश x को जोड़ दो, यानी 6x में 6x को जोड़ दो तो 12x, ये भी नहीं होगा। px और p डबल डैश x का गुणा करो x3, और ये हो जाएगा 6x3, तो ये 6x आया है और ये x3 आया है, तो ये आ गया px में गुणा आ गया किसका, p डबल डैश x का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल फॉर्मेट में आएगा, मल्टीपल फॉर्मेट में ही ये प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, मानकर हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, वो भी बाई ऑप्शन, ठीक है बेटा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट फॉर बेस्ट, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न मैंने पहले ही बताया है, ए से बी अगर प्रॉपर्टी लगी हुई है fx dx, तो इसका जो मान होता है वो ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो इसे रख दीजिए, इसको मैं मान लेता हूं आई बराबर, तो आई बराबर दूसरा क्या आ जाएगा, 0 से π/2, 0 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा cos x साइन 90 माइनस थीटा, अपॉन ये बन जाएगा अब आपका cos x साइन 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन x dx। एक और दो को जोड़ दो, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ कर देते हैं 1 + 2, एक में 2 को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो लघुत्तम सेम आएगा, तो sin x प्लस cos x बन जाएगा, नीचे से ऊपर का पूरा कट जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो i और i 2i, और 0 से 2y 0 से π/2, और ये बन गया आपका 1 और dx। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2i, और इसका समाकलन हो जाएगा x, समाकलन की लिमिट 0 से π/2, यानी कि π/2, 2 को इधर भेज दो, 2 को कहाँ भेजना है आपको, इधर, तो π/2 का आधा कितना हो जाएगा π/4, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो π/4 हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न पुराने पेपरों में खूब देखने को मिलते थे, और अभी भी आते हैं, लॉग में या साइन में या टेन में या कॉट में, और 0 से π/2 दे रखा हो तो हम निकाल लेते हैं। लॉग में आता है तो उत्तर 0 ही आता है, ठीक है, लॉग में कॉट में और उसमें आता है। तो समीकरण की कोटि पूछी है, तो यहाँ घात 2 है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि बटे में घात होती नहीं। इन समस्त घातों को आपको कैसा बनाना है, पूर्णांक बनाना है, कैसा बनाना है, पूर्णांक बनाना है। इन समस्त घातों को आपको कैसा बनाना है,
पूर्णांक बनाना है। हाईएस्ट अवकलन 2 बार, घात भी कितनी 2, कोटि भी 2, घात भी 2, आंसर भी 2 और ऑप्शन नंबर भी 2। ठीक है बेटा, तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 27 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र सभी जानते हैं, पिछली बार भी प्रश्न कराया था। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हाफ पैरामीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप दे रखा है तो अर्ध परिमाप होगा 27/2 और क्षेत्रफल दे रखा है 81, 81 सही 27/2, तो ये होगा 27 × 81, 3 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कायदे से तो अगर ये अर्ध परिमाप दे रखा होता, यानी ये परिमाप के स्थान पर अगर अर्ध परिमाप दे देता तो फिर हमारे पास उत्तर हो जाता 3 सेंटीमीटर। तो वो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने दिया क्या है, तो जो दिया है उसके आधार पे तो 6 आएगा और अर्ध परिमाप दिया हुआ होता तो 3 आ जाता। ठीक है, तो डायरेक्ट भाग चला जाता 27 × 81। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है। और परिवृत्त का क्या होता है, ABC/4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, AV sin A, अब आपको सीधा सीधा पता चल गया, साइन थीटा होता है लंब बटे साइन ए दे रखा है, A/sin A V/sin V, और हमसे कोण भी पूछा है, तो साइन बी बराबर कितना आ गया बेटा, साइन बी बराबर आ गया v के नीचे तो आ गया a और साइन a आ गया, तो साइन b कितना आ गया यहां से निकल कर, v कितना है बेटा, b है 4, a है 3 और साइन a दे रखा 3/4, ये एक दूसरे से कट गए तो साइन v की वैल्यू आ गई 1, तो v बराबर आ गया 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एक 3 है एक 4 है, तो तीसरा आपका हो जाएगा 5। ठीक है, ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट, 2 पार्टों में मैं इस पेपर को सॉल्व करा दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 45 तक ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 46 से शेष जो रिमाइंडर बचे हुए प्रश्न है उनको ले लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 4 वेस्ट कॉस इनवर्स। देखो आपको पता है, आप जानते हैं, इस प्रश्न को यहीं की यहीं सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, लाल बट्टे कक्का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। अब देखो ये कॉस है, ये टेन है, ये टेन है, 2 बार टेन है 1 बार कॉस है, तो कॉस को टेन में बदलो तो ये होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 25 - 16 कितना बच्चा 9, 9 का वर्गमूल होगा 3, तो ये आ गया आपके पास 3। अब टेन में बदलना तो लंब बटे आधार, तो 4/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन, और ये टेन इनवर्स लंब बटे आधार, लंब कितना है नहीं, आधार बटे कर्ण होता ना, ये गलत लिख गया, आधार था 4, कर्ण ये था और ये आया 3। अब लिखना है लंब बटे आधार, लंब कितना 3/4, तो ये बन गया 3/4 बन गया ना, और ये टेन इनवर्स 2/3 है, टेन a प्लस बी, टेन a प्लस टेन बी 1 - टेन a टेन बी, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स a प्लस बी, a में एक बार 2/3 को जोड़ दो और 1 - a बी, तो यानी कि 3/4 गुणा 2/3, टेन से टेन हट ही जाएगा, इसे सॉल्व कर लो बेटा, लघुत्तम आएगा 12, 9, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 9
और 8 17/12। यहाँ भी 12 ही ले लो, 12 माइनस 6 तो 6/12, 6/12, 12 से 12 कैंसिल तो 17/6 आंसर आ जाएगा, 17/6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? सी नंबर का, 17 और 17 के नीचे 6, 17 और 17 के नीचे कितने बेटा? 6। नेक्स्ट फोर बेस्ट कॉट इनवर्स एक्स है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो अभी जो मैंने बताया था। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब आधार है x, लंब में 1, तो ये है कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बनाना है इसको साइन में, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब में 1 और कर्ण है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या बना लेंगे? साइन लंब में 1 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स, और बाहर लगा हुआ है पहले से ही साइन, साइन से साइन हट जाएगा तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा आंसर है? ये वाला है। यानी ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी, यानी कि माइनस के 1/2 इसकी घात हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर वेस्ट, एक 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, एक प्रकाश स्तंभ दे रखा है, लाइट का स्तंभ, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है बेटा? 60 मीटर है। एक नाव का अवनमन कोण, यहां पर जल भरा हुआ है और यहां पर आ रही है एक नाव, ठीक है। इसका अवनमन कोण, तो यहां पे बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, अवनमन का मतलब होता है नैन नीति की तरफ झुकना, और कितना दे रखा है? 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री झुका हुआ है। ये वाला कितना है बेटा? 15 डिग्री, और ये जेड बन गया तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 15। तो प्रकाश स्तंभ के पाद यानी कि पैरों से और नाव की दूरी निकालनी है, तो इसको मैंने मान लिया सपोज दैट ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हो गई x, तो tan 15 लगा दो, तो tan 15 लगा दीजिए बेटा, कितना आएगा? tan 15, tan 15 डिग्री। लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना? 60, आधार कितना? x, तो x की वैल्यू निकालनी है। tan 15 होगा tan 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, याद हो तो ज्यादा बेटर है, अगर याद भी नहीं है तो भी आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके निकाल सकते हो। तो निकालिए, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो tan 45 का मान हो गया 1, और tan 30 sin 30 बटे cos 30, 1/2 √3/2, 1/√3, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b, tan a को मान 1 है, tan b को मान 1/√3 है, तो लघुत्तम आ जाएगा √3, और इस 60/x है ये, तो √3 माइनस 1, ये आगो √3 माइनस 1, और ये आगो √3 प्लस 1, और ये आगो 60/x। तो x का मान कहाँ होगा बेटा बताओ? x इधर चला जाएगा, 60 यहाँ पे पहले से विराजमान है, √3 ऊपर पहुंच गया, +1 ऊपर पहुंच गया, √3 नीचे पहुंच गया, -1 नीचे पहुंच गया, तो ये आ जाएगा ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये करा इनमें से कोई नहीं, क्यों नहीं है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर वी, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट एंड करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। लिमिट है बेटा n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको एक बात बता दूं, ये जो समेशन है ये n+1 n+2, तो ये चलेगा n+2n तक, ठीक है। और यहाँ पर जितने n बनते हो, जैसे 3n बन रहा है तो log 3 आंसर हो जाएगा, 4n बन रहा है तो log 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो बनता है ना, यहाँ 3 बन रहा है तो आपका उत्तर log 3 हो जाता है। ध्यान दो,
अगर ये उल्टा चल रहा हो तो log 3 हो जाता है। अब मैंने आपको बताया है कि समेशन को तो कन्वर्ट कर देते हैं समाकलन में, और 1/n को कन्वर्ट कर देते हैं dx में, और r/n को कन्वर्ट कर देते हैं आप किस में, x में। तो देखिए जब भी आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन n प्लस आर, और r बराबर 0 से 3n तक चल रहा है, सॉरी 2n तक चलेगा, n प्लस आर है ना 2n तक। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/n कॉमन निकाल दूंगा, r/n dx बन जाएगा। तो ये हो जाता है आपके पास कितना, 1 प्लस एक्स dx, और ये 0 से 2 चल जाएगी लिमिट, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, और समाकलन की लिमिट 0 से 2, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 1, log 1 का मान 0 होता है तो log 3। तो इसको सीधा ही आप याद कर सकते हो, जितने n तक चल रहा हो, 3n तक होगा तो log 3, 4n तक होता तो log 4, 5n तक होता तो log 5, 10n तक होता तो log 10। इसका आंसर यही आता है, सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें इसको सॉल्व करने की अभी आवश्यकता नहीं थी। जहाँ जितने बैठे हों उतने ही log में उत्तर होगा, जहाँ 3n बैठे हैं तो log 3 ही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फॉर बेस्ट, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। लास्ट और आखिरी, 0 से π/2 dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x, ठीक है, और उत्तर है log में, उत्तर है log में। तो अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़े तो कौन सा लगाते हैं आप सोचिए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। हमारे अनुसार हम कौन सा लगाते, देखो 5 और 4 कितना बन रहा है, 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो यानी कि और किसी पहाड़े में इसमें 3 का भाग जाएगा ही नहीं 9 में, तो इसका ही जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे होता है, क्योंकि जब आप cos x को तोड़ते हो तो ये बनता 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ये बनता है आपके पास cos x। अब 1 यहाँ आता है तो 5 का गुणा 1 से होगा, और 5 और 4 बनते 9, तो नीचे 9 आएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 10 स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा। तो जब 10x ऊपर जाएगा तो 10x/2 को आप मानते हो t, और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, फिर अंदर का हो जाएगा 1/2, फिर dx बराबर dt। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 dt आएगा, तो यहाँ तो आएगा 2 dt जो भी समाकलन होगा, और नीचे आपका 9 आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, और प्लस में कोई संख्या आती है और इसका आपको समाकलन करना है। और आप जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं, log a प्लस एक्स अपॉन log a माइनस एक्स करते हैं, 1/2a और आता है, तो 2/2a, 2a कितना है 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आएगा। क्योंकि ये चारों कांस्टेंट अलग अलग दे रखे थे तो मैंने केवल कांस्टेंट निकाला 1/3, और 1/3 के आधार पर 1/3 log 2 आपका आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, पूरी कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करते हैं, यही ट्रिक होती है, इन्हीं सावधानियों का उपयोग करना पड़ता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत। वो आपकी एग्जाम के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने के उपरांत ही आता है। एग्जाम के प्रश्न हो, टेस्ट सीरीज हो, उन पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि मेरी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन सब की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई हैं, और साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। तो यानी कि जो भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई बच्चा बैच परचेज करना चाहे थ्योरी पढ़ने के लिए तो बैच के लिए मुझे कनेक्ट कर सकता है। यहाँ हम थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए अंदाज, नए रोल के साथ, नए प्रश्नों को लेते हुए, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराते हुए। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।